गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल निशा मैथ फॉर यू में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर पूर्णांक यानी कि इंटीजर क्या होता है। तो बच्चे, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ संख्याएं हैं थ्योरी को समझ लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। समझ गए? तो आइए कुछ संख्याएं के बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी का जानकारी लेना जरूरी है। तो पहला आपका है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होता है। गिनती में प्रयुक्त होने वाली 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ देता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो 1 2 3 4, ठीक ना, गिनती की संख्या को भाई प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत सिंपल जवाब है, 1 2 3 4 ले, ये भाई ये गिनती की संख्या, और इसे हम क्या संख्या कहते हैं तो प्राकृत संख्या कहेंगे। और प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है बच्चे। किसी से सूचित करते हैं जी? एन से, डार्क लेटर एन से सूचित करते हैं। और इसको हम एग्जाम्पल में इस तरह से लिख सकते हैं, एन इस तरह से दीजिए और ये मंझली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जो संख्या है उसको कॉमा दे देकर लिखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। ये और भी संख्या है इसमें आएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो आप 1 बताइएगा, और पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो भाई ये मालूम नहीं है, ठीक ना, ये अज्ञात है, ठीक ना, जिसने लिखे हैं उन्हें भी पता नहीं है, तो हम कहाँ से बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या है प्राकृत संख्या तो 1 बताइएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या होता है। प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय बनते हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। बच्चे क्या कर रहा है, प्राकृत संख्या के सदस्य में, प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य को शामिल करने से जो समुच्चय बनता है बच्चे, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे W से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित करते हैं? W से सूचित किया जाता है। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल समझिए कैसे होगा। इसको W से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे W, और इस तरह से मंझली ब्रैकेट 2 को देकर लिखेंगे। और प्राकृत संख्या के सदस्य में क्या रहा ना, 1 2 3 4, ये सभी क्या है, ये प्राकृत संख्या है। और इस प्राकृत संख्या के सदस्य में एक शून्य मात्र को शामिल करने से जो यहाँ से यहाँ तक, इधर यहाँ से यहाँ तक जो संख्या बन रहा है, इसे ही हम पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। याद रखिएगा, ये प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या के सदस्य में एकमात्र शून्य को शामिल करने से जो हमारा समुच्चय बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो संग्रह बन रहा है बच्चे, इन्हें ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो मालूम नहीं है, ठीक ना। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कहेंगे। सभी प्राकृत संख्या, देखिए ये सभी प्राकृत संख्या, यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या, और ये सभी प्राकृत संख्या जो है ना पूर्ण संख्या में मिल रहा है। ठीक, आप प्राकृत संख्या पढ़े ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ये सभी प्राकृत संख्या, और ये सब देखिए प्राकृत संख्या इसमें मिल रहा है, तो इसलिए हम सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। सभी प्राकृत संख्या को क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या कह सकते हैं। अच्छा, लेकिन यही पूछेगा, क्या ये सभी पूर्ण संख्या को, यहाँ से यहाँ तक जो पूर्ण संख्या, ये सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कहेंगे? तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 0 को छोड़ करके बाकी सब संख्या मिलेगा, लेकिन 0 जब प्राकृत संख्या में नहीं मिल रहा है, 1 2 3 4, प्राकृत संख्या में आपका क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 ये होता है। तो प्राकृत संख्या में देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये मिल रहा है प्राकृत संख्या में, लेकिन ये 0 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो जब 0 नहीं मिल रहा है तो पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर क्या होता है। प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य तथा ऋण संख्या को शामिल करने से जो समुच्चय बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, और इसे I या Z से सूचित किया जाता है। किसे से सूचित करते हैं? I या Z से होता है। Z एक जेहलन शब्द है जिसका अर्थ ही होता है गिनना।
ठीक ना, याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए प्राकृत संख्या के सदस्य में करते, देखिए यहाँ से इधर जो देख रहे हैं ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के सदस्य में किसको शामिल किया जा रहा है, तो 0 को शामिल किया जा रहा है, और ये ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चे जो संख्या आपको बन रहा है, जो संग्रह बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे ही हम कहेंगे पूर्ण संख्या। फिर से ध्यान से समझिएगा, प्राकृत संख्या के सदस्य में ये आपका प्राकृत संख्या है, और इस प्राकृत संख्या के सदस्य में शून्य तथा ये ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3 को शामिल करने से यहाँ तक जो संख्या बन रहा है, इसे ही हम संग्रह को ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा है, उदाहरण है, ज़्यादा भारी नहीं है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। किसी पूर्णांक का संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो उसके चिन्ह से स्वतंत्र होता है, उस पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहलाता है। मतलब जो उसका चिन्ह होता है ना, वो चिन्ह से स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र मतलब आज़ाद होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहलाता है। पॉइंट फर्स्ट क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान हमेशा ही धनात्मक या शून्य होता है। याद रखिएगा कि किसी भी पूर्णांक का अगर आपसे निरपेक्ष मान पूछेगा तो उसका हमेशा धनात्मक या शून्य होगा। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है, दूसरा कह रहा है क्या, शून्योत्तर पूर्णांक का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, ठीक, तथा शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। शून्योत्तर पूर्णांक क्या होता है, मतलब शून्य को छोड़ करके जो शून्योत्तर पूर्णांक होगा ना, उसका निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, तथा शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। शून्य का निरपेक्ष मान पूछ देगा आपसे, पूछ देगा शून्य का निरपेक्ष मान बताइए, तो बताइएगा शून्य, भूलना नहीं है, याद रख लीजिए, तुम इस सबको रट लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, ठीक ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो याद रखना है, शून्योत्तर पूर्णांक का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है तथा शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है। ठीक, कोई दिक्कत? संख्या x का निरपेक्ष मान को हम इस तरह से दो लकीर दे करके इसके अंदर x लिखते हैं और इससे सूचित किया जाता है। इसको आगे चलेगा ना उच्च कक्षा में, तो इसको मोड पढ़ा जाता है। ये जो दो लकीर इस तरह से दे देते हैं, इसे मोड पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ यही जानेंगे कि ये दो लकीर के अंदर, इसके अंदर x को सूचित किया जाता है, निरपेक्ष मान निकालना तब। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो हमारा समझ में आ रहा है बच्चे, तो थम्स अप कर दीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग थम्स अप कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए प्यारा सा, ताकि वीडियो बनाने के लिए हमें और मोटिवेट हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सके और सब लोग मिलकर पढ़िए, तो बहुत मजा आएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको देखिए 2 का निरपेक्ष मान पूछेगा, तो इस तरह से देखिए इसको अंदर बंद किया हुआ है, दो लकीर के अंदर, और 2 का निरपेक्ष मान पूछेगा तो 2 ही होगा। जैसे कि मैं पढ़ा था ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का निरपेक्ष मान धनात्मक ही होता है, तो 2 का निरपेक्ष मान 2 होगा। और देखिए यहाँ पर 0 का निरपेक्ष मान पूछ रहा है, तो 0 ही होगा। और यहाँ देखिए -9 का निरपेक्ष मान पूछ रहा है बच्चे, तो 9 होगा। माइनस वाला क्या हो जाएगा, धनात्मक हो। याद रखिएगा -9 का निरपेक्ष मान प्लस में हो जाएगा, कोई भी संख्या रहे। जैसे कि अगर रहेगा -12 है और इसका निरपेक्ष मान पूछेगा तो हो जाएगा 12। कोई दिक्कत निरपेक्ष मान निकालने में? आगे हम लोग एक्सरसाइज में सब यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, संख्या रेखा यानी कि न्यूमेरल, ठीक है ना, नंबर लाइन क्या होता है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए संख्या रेखा पर शून्य के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक एवं शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक को प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि धन पूर्णांक एवं ऋण पूर्णांक एक दूसरे के विपरीत निरूपित किया जाता है। अब इसको समझिए क्या कर रहा है बच्चे, यहाँ पे कह रहा है कि शून्य जो है, शून्य ना ही धनात्मक होते ना ही ऋणात्मक होते, यानी नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव होता है 0। याद रखिएगा, शून्य के इधर अगर आप दाएं तरफ बढ़िएगा बच्चे, तो इसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, धनात्मक पूर्णांक। और शून्य के इधर जब बाईं तरफ बढ़िएगा, तो इसे हम पढ़ते हैं ऋणात्मक पूर्णांक करते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक ना। तो याद रखिएगा, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, और शून्य के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है, और शून्य के इधर बाईं तरफ आपका शून्य के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है संख्या रेखा पर, इस तरह से। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बच्चे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना या घटाना। संख्या रेखा पर हम लोग जोड़ और घटाव सीखेंगे। आप लोग एक क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। ये क्लास 6 का यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट क्लास 6 का है। करा एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर दाईं ओर चलते हैं। अगर आपको धनात्मक पूर्णांक को जोड़ना है संख्या रेखा पर तो हम दाईं की ओर चलेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाने पर हम बाईं की ओर चलते हैं, ठीक। अगर घटाना है धनात्मक पूर्णांक को तो हम किधर चलेंगे, बाईं की तरफ चलेंगे। ये बात को याद रखिएगा। यहाँ हम पढ़ेंगे किसी संख्या रेखा पर, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने पर बाईं ओर चलना होगा। यहाँ हम क्या समझेंगे कि अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना है, जोड़ने पर हम बाईं ओर चलेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए किधर चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। तथा चौथा हम कर रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाने पर हम दाईं की ओर चलेंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना है तो कहाँ चलेंगे, दाईं की ओर चलेंगे। याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट में करा 5 एवं -3 को जोड़, ठीक है, संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। इसको संख्या रेखा पर जोड़ करके निरूपित करना है। जैसे 5 है ना, 5 है एवं -3 है, ठीक। तो 5 को 3 के साथ जोड़ना है, 5 को जोड़ना है 3 के साथ, -3 के साथ। तो पहले यहाँ समझिए, 5 है ना, तो हम 0 से 5 कदम दाईं की ओर चलेंगे। यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 5, 5 कदम दाईं की ओर चले तो ये 5 पर आ गया, इसका नाम दे दीजिए Q। कुछ निर्देशांक देते हैं Q। और -3 है तो जुटने के बजाय घटता ही है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 3 कम हो जाएंगे, तो यहाँ चलेंगे तो 1 2 3, 3 कम हो गए तो हम कहाँ पर आ गए, 2 पर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2। अब वही आंसर यहाँ पर भी आएगा। देखिए 5 प्लस ब्रैकेट में -3 है, ठीक। तो ये प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस, यानी कि 5 माइनस बना देगा 3। और देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2। यही आंसर ने यहाँ पर आया है 2 संख्या रेखा पर। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर जोड़ते हैं और घटाते हैं। समझ में आया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका, -4 एवं -5 का योगफल संख्या रेखा पर निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर निरूपित करना, देखिए -4 और -5 को निरूपित करना है, ठीक। तो -4 को निरूपित करना, तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 0 है ना, तो यहाँ से हम माइनस है दोनों, देखिए -4 और -5, तो हम किससे ओर चलेंगे, बाईं की ओर चलेंगे। यहाँ से चलेंगे एक, पहले 5 कदम चलते हैं, यहाँ चलेंगे 4 कदम ना, 4 कदम चलेंगे, यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 पर आ गए। अब फिर यहाँ से -5 कदम और चलेंगे, यहाँ पर देखिए -5 है ना, तो -5 कदम चलेंगे, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, 5 कदम चले तो यहाँ नाम दे देंगे P। 5 कदम चले तो हम आ गए -9 पर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ जोड़िए, -4 और प्लस -5 को जोड़ना है, ठीक ना, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़िएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये -4 है ना, तो -4 लिख दीजिए। देखिए ये प्लस और माइनस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -5, ठीक। याद रखिएगा ट्रिक कि यदि दो संख्या सेम हो, ठीक, जैसे यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह माइनस है ना, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, अगर माइनस माइनस दोनों जगह है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5 4 9, अरे माइनस है वो यहाँ पे दे दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -9। संख्या रेखा पर भी -9 आ रहा है ना। यही अगर आपको संख्या इस तरह से रहेगा, अगर संख्या कुछ तो जोड़ना है, जैसे 4 है और इसको जोड़ना है 6, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों जगह प्लस है तो इसको जोड़ लीजिए, इसको 6 6 6 4 10, ये दोनों प्लस है तो एगो प्लस लिख देते, ठीक ना। अगर ट्रिक याद है कि प्लस दोनों जगह रहेगा तो जुटेगा, माइनस दो जगह रहेगा तो भी जुटेगा, ठीक। अगर आपको प्लस और माइनस मिल जाएगा तो घटेगा बच्चे। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, तो थम्स अप कर दीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी थम्स अप करिए। मज़ा आ रहा है ना, और मज़ा आएगा। पढ़िए, पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, संख्या रेखा पर पूर्णांकों के घटाव। अब देखिए संख्या रेखा पर पूर्णांकों के घटाव सीखेंगे। एग्जाम्पल समझिए, संख्या रेखा पर 5 से -9 को घटाने का निरूपण करना है। 5 से -9 को घटाव का निरूपण संख्या रेखा पर करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए माइनस में 9 है और इधर 5 है, ठीक। तो इस 0 तर से बाईं की ओर चलेंगे 9 कदम, यहाँ चलेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 9, 9 कदम चले तो हम आ गए -9 पर, इसका नाम दीजिए P। और इधर चलेंगे 5 कदम, 0 से इधर 1 2 3 4 5, तो इधर हो जाएगा Q, 5 पर आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल जो हमने दूरी की है -9 से और ये 5 तक का टोटल गिन लीजिए कितना दूरी हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल दूरी हम लोग 14 की है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 14। तो टोटल दूरी हमने 14 चला। देखिए इसको जोड़ के हम भी समझ सकते हैं, जैसे कि 5 है ना, और ये माइनस घटाना है 9 को, -9 को घटाना है ना, तो हो जाएगा 5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 9, तो जोड़िएगा तो 9 5 14, ठीक। मतलब कि 9 से लेकर के 5 तक ने हम टोटल जो दूरी है वो 14 है। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर भी जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, अतः एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में घटाने के लिए दूसरे के प्रतिलोम को पहले में जोड़ देते हैं। वही काम जो किए थे वही बता रहा है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में घटाने के लिए दूसरे के प्रतिलोम से, मतलब उसका जो प्रतिलोम होता है उसके प्रतिलोम में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अर्थात जिसे घटाना है उसका चिन्ह बदल करके पहले में जोड़ देंगे। जो घटाना है उसका चिन्ह बदल के क्या करते हैं, पहले में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a माइनस बी है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस माइनस बी, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है तथा माइनस b जो है b का प्रतिलोम हो जाएगा। माइनस b को क्या कहेंगे, b का प्रतिलोम। एक दूसरे के उल्टा होता है ना प्रतिलोम, मतलब ये प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक ना, प्रतिलोम उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि हम घटाने के लिए उसके प्रतिलोम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आगे कह रहा कि दो पूर्णांकों को जोड़ना, ठीक है, एडिंग टू इंटीजर। दो पूर्णांकों को किस तरह से जोड़ेंगे, समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ना, एडिंग इंटीजर ऑफ सेम साइन। दो धनात्मक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम उनके निरपेक्ष मानों को जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, निरपेक्ष मान को जोड़ते हैं, अर्थात दोनों पूर्णांकों को चिन्ह छोड़ करके जोड़ते हैं। दोनों पूर्णांक को क्या करना है, उसको चिन्ह को छोड़ करके जोड़ना है, तथा प्राप्त योगफल में पूर्णांक के आगे समान चिन्ह लगा दिया जाता है। पहले उसको जोड़ लीजिए और जो चिन्ह है ना वो चिन्ह को बाद में लगा देना है। किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह अगर ना हो, ठीक ना, ना देने का अर्थ है कि उसके पहले प्लस चिन्ह दिया हुआ है। अगर कोई चिन्ह है, कोई अंक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 2, ठीक, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिए तो इसका मतलब कि इसके आगे प्लस छिपा हुआ। समझ रहे हैं बात को, प्लस छिपा रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर जोड़ -5 को जोड़ना है -7 के साथ, ठीक। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको जोड़ लीजिए, ठीक। माइनस को हटा दीजिए, माइनस निकाल लेते हैं, यहाँ 5 + 7, ठीक। तो जोड़ लीजिए तो 7 5 12, और ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। एक तरीका ये भी हो गया, और एक तरीका ये भी देखिए, -5 है तो -5 रख दीजिए, और ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, और ये 7 हो जाएगा, ठीक। हम बताए थे कि अगर दो गो साइन सेम हो तो जुटता है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो 7 5 12 और एगो माइनस यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना बच्चे, सब समझ में आएगा, आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे है, असमान चिन्ह वाले दो पूर्णांकों को जोड़ना। अब यहाँ पर आपको असमान रहेगा, ठीक ना, समान नहीं रहेगा। एडिंग इंटीजर ऑफ अपोजिट नंबर, ठीक ना, अपोजिट। असमान चिन्ह के दो पूर्णांकों को जोड़ने के लिए हम छोटे निरपेक्ष मान वाले पूर्णांक को बड़े निरपेक्ष मान वाले पूर्णांक से घटा देते हैं। छोटे निरपेक्ष मान जो होगा उसको क्या करेंगे, बड़े निरपेक्ष मान वाले से पूर्णांक को घटा देते हैं,
तथा प्राप्त परिणाम के आगे निरपेक्ष मान वाले पूर्णांक के चिन्ह लगा देते हैं। जब जोड़ के घटा करके जो आता है उसके बाद देखेंगे कि किस संख्या का अंक बड़ा है, ठीक ना। जो संख्या का अंक बड़ा होगा उसके आगे चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर समझिए कि यदि आपको 5 को, ठीक ना, 5 को घटाना है, आपको घटाना है 5 के 7 के साथ, -7 के साथ, तो सिंपल क्या करिएगा, आप घटा दीजिएगा। आपको क्या करना है, घटा देना। फिर से समझिए, 5 है, ठीक, और एक 5 है और एक -7, इसको कहेगा घटाने के लिए। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको घटा दीजिए, दोनों बड़े में से छोटा को घटा दीजिए। तो 7 है, ठीक ना, और ये माइनस लिख देंगे यहाँ पे 5, तो 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए इसके आगे माइनस है, 7 के आगे माइनस, तो यहाँ पर 2 लगा दें। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। एक तरीका ये भी है, और एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पे -3 है और प्लस यहाँ पे प्लस का 7 है, ठीक ना। तो इसको किस तरह से घटाएंगे, तो -3 को ऐसे ही रखिए, यहाँ पे प्लस है और अंदर में -7 है। तो एक तरीका तो आपका है, ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7, ठीक ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए साइन दोनों जगह सेम है तो जुट जाएगा ना, 7 3 10 और एक साइन लगा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये तो समान चिन्ह था, यहाँ पर प्लस था ना जी, सॉरी प्लस है यहाँ पे। फिर से समझिए, यहाँ पर -3 है और यहाँ पे +7 है, याद रखिएगा +7 है, माइनस दे देते। तो ये हो जाएगा आपका -3 और ये है +7। तो करना क्या है कि बड़े में से 3 को घटा दीजिए, बड़े में से 3 को घटा देंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब देखिए कि 3 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है, तो 7 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 7 प्लस में ना, तो घटाने के बाद ये 4 भी प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 इस तरह से प्लस दे भी दीजिए या नहीं भी दीजिएगा, सिर्फ 4 भी लिख दीजिएगा तो समझिए ये प्लस में है, क्योंकि प्लस छिपा रहता है, समझ गए। तो एक तरीका इस तरह से आप घटा सकते हैं बच्चे। एक ऐसा है जैसे कि -3 हो गया, ठीक, यहाँ पे प्लस अंदर में प्लस है, तो प्लस गुना करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 7, प्लस गुना करेंगे 7 होगा ना। अब देखिए ये 7 है और ये -3 है, तो 7 में से 3 आपको घटाना पड़ेगा, ये जुटे के बजाय घटेगा, ठीक ना। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ठीक। लेकिन ये देख रहे हैं 3 छोटा है, ठीक ना, तो इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लेगा, प्लस का लगेगा। 7 बड़ा है ना, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। समझ में आ रहा है तो यस या नो लिखिए कमेंट में, यस या नो लिखिए। फिर से समझाने कुछ नहीं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 10 है, माइनस का 12 है, ठीक, डिफरेंट साइन है ना। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 10, इस दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पे घटेगा, 12 में से 10 को घटाएंगे, जोड़ने के बजाय हम घटाएंगे, ठीक। तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा क्या जी, 2। अब देखिए यहाँ पर प्लस होगा या माइनस, ये देखना है। तो हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन है, 12 बड़ा है या 10 बड़ा है। ये माइनस इसके साथ है, 12 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये इसके आगे कुछ नहीं थी, ये प्लस में है, समझ रहे हैं। तो 10 और 12 में बड़ा कौन है, तो 12 बड़ा है, ठीक। तो इसके आगे माइनस लगा है ना, तो यहाँ भी माइनस दे देंगे, बस यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। फिर एक तरीका आप क्या बताए थे कि सिंपल जो बड़ा वाला मान है उसके साथ 10 को घटा दीजिए, तो 10 में से 12 में से 10 जाएगा 2। अब देखिए कि 10 और 12 में ये 12 बड़ा है, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस दे देंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तर। समझ में आ रहा है ना सही से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए, हम हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक के योग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक ना। पूर्णांकों को कुछ गुण को समझेंगे। संबरक नियम क्या होता है, क्लोजर्स लॉ। दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है, कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल एक पूर्णांक होता है। माना यदि a और b दो पूर्णांक है बच्चे, a और b दो पूर्णांक है, अगर इसे हम जोड़ेंगे तब भी एक पूर्णांक होगा, नहीं कि a प्लस b भी करेंगे तब भी एक पूर्णांक होगा, ये चेक करना है, समझ गए। आइए इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर दो पूर्णांक लिए, एक 7 एक -5 लिए हैं, ठीक, ये है ये b है, ठीक। ये दोनों को जोड़िए तो 7, ये प्लस माइनस
प्लस और ये माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो 7 में से 5 घटाएंगे ना, 7 में से 5 जाएगा तो 2, लेकिन ये दोनों में बड़ा कौन है 7 बड़ा है तो इसलिए प्लस में 2 होगा। अच्छा ये 2 जो आया है क्या ये पूर्णांक है कि नहीं, तो बिल्कुल हाँ ये पूर्णांक है। तो यहाँ पर यही हमारा कह रहा है कि यदि a और b दो पूर्णांक है तो जोड़ेंगे तो तीसरा जो आएगा ये मान, जिसे ये दोनों को जोड़ने के बजाय यहाँ पे घट गया, तो घटे या जुटे, ठीक है घटे, तो यहाँ पर जो तीसरा मान आया यह भी पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल पूर्णांक है। पूर्णांक में हम लोग पढ़े था ना, यहाँ 0 होता है, इधर 1 2 3 4 इधर होता है, इधर आपका -1 -2, तो क्या ये 2 इसमें नहीं मिल रहा है, मिल रहा है पूर्णांक में, तो ये पूर्णांक ही हो गया ना। आगे समझिए, -3 प्लस -6 है, ठीक, दो पूर्णांक है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। क्या करना है, -3 माइनस का 3, ये प्लस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर दो को साइन सेम है, माइनस यहाँ भी है, 3 के आगे भी माइनस है और 6 के आगे भी माइनस है, तो 6 3 9, और ये साइन दोनों के बदले एक दे देंगे दोनों। तो बताइए क्या -9 जो आया है ये दो पूर्णांक था, -3 और -6, तो दो पूर्णांकों के जब हम जोड़े तो तीसरा का क्या आया, पूर्णांक ही है ना, यानी कि संबरक लॉ को लागू करता है, संबरक लॉ की प्रॉपर्टी को क्या करता है, लागू कर रहा है। आगे समझिए, क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर एवं उनके क्रम को उलट कर जोड़ने पर योगफल बराबर होता है। बच्चे क्या कर रहा है कि दो पूर्णांक को अगर जोड़ते हैं और उसके क्रम को पलट करके जोड़ते हैं तो भी उसका पूर्णांक बराबर रहता है, यह चेक करना है। यदि a और b दो पूर्णांक है तब a प्लस b, फिर इसको क्रम को चेंज कर दिए, a को एक, b को एक स्थान पर और b के स्थान पर a को कर दिए। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर a है ना, a के जगह एक, यहाँ पर a था तो यहाँ की जगह पर b ले आए, और यहाँ पर b था तो इसके जगह पर a कर दिया। तो क्रम को चेंज करके भी क्या इसका योगफल में कोई परिवर्तन होता है या नहीं, क्या क्रम विनिमय नियम को ये लागू करता है, यही चेक करना है। समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हमने दो पूर्णांक लिए हैं, एक 7 है और 2 है, तथा इसका क्रम को चेंज करके जोड़ेंगे 2 और 7, ठीक, इसको जोड़िए ना, 7 प्लस 2 बराबर, इसको क्रम को चेंज करेंगे, अब 2 को आगे रखेंगे और 7 को पीछे ले जाएंगे, ठीक, तो 7 2 9 और इधर जोड़िए 7 2 9, तो देख रहे हैं कि दोनों को जब जोड़े तो इसका क्रम में चेंज करके तो दोनों तरफ बराबर है, यानी कि यहाँ क्रम विनिमय नियम को यह लागू करता है, ठीक ना, क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत। आगे समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए, एक और एग्जांपल से समझते हैं। दो पूर्णांक लिए हैं 3 और 8, ठीक, इसका योग करेंगे 3 प्लस 8 बराबर, फिर इसको क्रम को चेंज करेंगे ना, 8 प्लस 3, तो 8 3 11, और ये भी जोड़ेंगे तो 8 3 11। क्या दोनों को क्रम को चेंज करके जोड़े बच्चे तो कोई मान में परिवर्तन हुआ है, नहीं परिवर्तन हुआ, यानी कि यह भी क्रम विनिमय नियम को लागू करता है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो यही तक वीडियो रहने देते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है बच्चे, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारा आज का पढ़ाई कैसा रहा, आप लोग कितना समझे हैं, ठीक है। आप लोग हमारा चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में, फ्रेंड में पहुंचाइए, जो भी आपके भाई बहन हैं, बंधु हैं, उनको भी बताइए और वो भी पढ़ेंगे, आपकी तरह लाभ उठा सकते हैं। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा थम्स अप कर दीजिए और बताइए कि आज का हमारा पढ़ाई कैसा रहा, ठीक ना, मोटिवेट करिए हमें वीडियो बनाने के लिए, ताकि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना, तब तक यहीं रहिए, बना रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।